Hello students, this is Rahul Kukreja, Assistant Professor, NIT Group of Institution. Today is my topic, Techniques of Capital Busting. तो स्टूडेंट्स, आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि हमने बात करी थी इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल बस्टिंग के बारे में। कैपिटल बस्टिंग के बारे में हमने आपको बताया था कि कैपिटल बस्टिंग जो चैप्टर है वो बीकॉम, एमकॉम, एमबीए के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आज हम इसकी टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। टेक्निक्स के बारे में बात करने से पहले हम बात करेंगे थोड़ा सा लास्ट वीडियो को एक बार रिपीट कर देते हैं। जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखी है या जिन्होंने लास्ट वीडियो को नहीं जिनको लास्ट वीडियो समझ में नहीं आया है वो एक बार वापस से इस वीडियो को देखें। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को कैपिटल बस्टिंग अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिएगा, तो लास्ट अपन ने बात, एक मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि लास्ट वीडियो के अंदर भी था कि कंपनी जो है वो बहुत सारे प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करती है, बहुत सारे प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लगाती है। कंपनी के सामने बहुत सारे प्रोजेक्ट आते हैं कि किस प्रोजेक्ट में पैसा लगाया जाए। ये कंपनी के सामने बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि किस प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लगाया जाए। अब उन प्रोजेक्ट में से कंपनी किस प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करे, ये हम किसके द्वारा पता लगाएंगे? कैपिटल बस्टिंग के द्वारा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कैपिटल बस्टिंग, कैपिटल प्लस बस्टिंग दो वर्ड से मिलके बनी है, कैपिटल और बस्टिंग। मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये भी बताया था कि बस्टिंग का मतलब होता है प्लानिंग या फिर फोरकास्टिंग। यहाँ पे हमें फोरकास्टिंग करनी है, प्लानिंग करनी है। किसके रिगार्डिंग, किसके लिए प्लानिंग करनी है? कैपिटल के लिए। देखो, प्लानिंग और फोरकास्टिंग का मतलब होता है फ्यूचर, यानी कि भविष्य का पूर्वानुमान। भविष्य में क्या होने वाला है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, उसका एस्टिमेट करना प्रेजेंट के अंदर, ये क्या कहलाता है? बस्टिंग कहलाता है। यही चीज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं। देखो, ये नहीं कह सकते कि बस्टिंग करने पर जो हमारे पास डेटा आएंगे वो एक्यूरेट होंगे, लेकिन कई हद तक हम ये बोल सकते हैं कि वो डेटा एक्चुअल डेटा के आसपास ही होंगे। एक्यूरेट नहीं तो उसके आसपास ही होते हैं, इसलिए हम पहले से क्या कर लेते हैं? बस्टिंग कर लेते हैं। ये होता है सिंपल सा कैपिटल बस्टिंग का मतलब। डेफिनेशन भी आपके सामने है। एक सिंपल सी डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द अवेलेबल अल्टरनेटिव्स। हमारे पास जो अल्टरनेटिव्स हैं उसमें से हम बेस्ट को सेलेक्ट करना ही क्या कहलाता है? कैपिटल बस्टिंग कहलाता है। आज हम बात करेंगे टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बस्टिंग के बारे में। टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बस्टिंग क्या होता है? टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बस्टिंग होती है कि भैया जो हमें कैपिटल बस्टिंग करनी है वो हम इनके द्वारा पता लगा सकते हैं। ये अलग अलग टेक्निक्स हैं जिनके द्वारा हमें कैपिटल बस्टिंग का पता लग जाता है। जैसे पहले टेक्निक्स आती है पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड, पे बैक पीरियड नाम से ही पता चल रहा है। पे बैक पीरियड कि भैया जो हम आज पे करेंगे, जो हम आज पे करेंगे वो हमें कब वापस मिल जाएगा। ये कौन सी टेक्निक्स, कौन सा मेथड बताएगा कैपिटल बस्टिंग का? पे बैक पीरियड बताएगा। सर, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि कौन सा पैसा मिल जाएगा। अरे भैया, एक कंपनी है, एक कंपनी के सामने मैंने भी आपको बताया था, एक कंपनी के पास 4-5 प्रोजेक्ट हैं। वो किस प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करे? अब मान के चलो कंपनी किसी प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट कर रही है तो वो क्या सबसे पहले क्या सोचेगी कि भैया जिस भी प्रोजेक्ट में हम पैसा लगाएं वहाँ से हमें जल्दी से जल्दी पैसा वापस मिल जाए। समझ में आ रहा है? जल्दी से जल्दी पैसा वापस मिल जाए। तो अब एक चीज़ बताओ, पे बैक पीरियड के अंदर यही बात हम करेंगे कि एक कंपनी के अंदर, कंपनी जिस भी प्रोजेक्ट में पैसा लगाती है उसे जिस भी प्रोजेक्ट से उसका पैसा जल्दी से जल्दी वापस मिल जाता है उसको हम बोलते हैं पे बैक पीरियड। क्या बोलते हैं? पे बैक पीरियड। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। पे बैक पीरियड को कैलकुलेट जब हम करते हैं तो पे बैक पीरियड को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसके दो तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट, कैश इनफ्लो आर सेम, सेकंड कैश इनफ्लो आर डिफरेंट।
अगर कैश इनफ्लो सेम होते हैं, अगर कैश इनफ्लो क्या होते हैं, अगर कैश इनफ्लो सेम होते हैं, अगर कैश इनफ्लो सेम होंगे, ठीक है। कैश इनफ्लो क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। कैश इनफ्लो की अगर मैं बातें करूं तो कैश इनफ्लो का मतलब होता है मैं किसी भी कंपनी, किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर जब पैसा लगाता हूं, उस प्रोजेक्ट से ईयरली बेसिस पर जो मुझे रिटर्न मिलती है, जो मुझे पैसा मिलता है, वो मेरे लिए क्या कहलाता है, कैश इनफ्लो कहलाता है। कि एक प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट में मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, हर साल उस प्रोजेक्ट से मुझे 20,000 रुपये मिलेंगे, हर साल उस प्रोजेक्ट से मुझे कितना मिलेगा, 20,000 रुपये मिलेगा। जो 20,000 रुपये मुझे रिसीव्ड हो रहा है वो मेरे लिए क्या होता है, कैश इनफ्लो होता है। क्या होता है, कैश इनफ्लो। अब देखिएगा पे बैक पीरियड को कैलकुलेट कैसे करते हैं। पे बैक पीरियड को कैलकुलेट करते हैं सी अपॉन आर का मतलब क्या होता है, सी का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट या फिर कॉस्ट ऑफ मशीन, यानी कि जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है या जो हमने फिक्स एसेट को परचेज किया है वो क्या कहलाता है, हमारा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कहलाता है। आर का मतलब होता है कैश इनफ्लो, और कैश इनफ्लो यहाँ पे होते हैं क्या, बिफोर डेप्रीशिएशन एंड आफ्टर टैक्स, बिफोर डेप्रीशिएशन एंड आफ्टर टैक्स, ठीक है। अब बिफोर डेप्रीशिएशन आफ्टर टैक्स क्या होते हैं, इसकी कैलकुलेशन भी मैंने कर रखी है आपके लिए। बिफोर डेप्रीशिएशन आफ्टर टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिएगा। बिफोर डेप्रीशिएशन एंड आफ्टर टैक्स, कैलकुलेशन ऑफ बिफोर डेप्रीशिएशन एंड आफ्टर टैक्स, सबसे पहले हमारे पास आते हैं बिफोर डेप्रीशिएशन बिफोर टैक्स। ये हमारे लिए प्रॉफिट ही होता है, मतलब सेल्स में से जब हम वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, प्रॉफिट आता है। अब ये वो प्रॉफिट होता है जिसके ऊपर ना तो हमने डेप्रीशिएशन को लेस किया है, जिसके ऊपर ना तो हमने डेप्रीशिएशन को लेस किया है और ना हमने टैक्स को लेस किया है, ये वो प्रॉफिट होता है। और जो हम जब भी हम पे बैक पीरियड निकालेंगे तो हमें क्या चाहिए होते हैं, बिफोर डेप्रीशिएशन आफ्टर टैक्स चाहिए होते हैं। बिफोर डेप्रीशिएशन आफ्टर टैक्स निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, सबसे पहले हम निकालेंगे बिफोर डेप्रीशिएशन आफ्टर टैक्स में से माइनस किसको करेंगे, डेप्रीशिएशन को। डेप्रीशिएशन को माइनस करने के बाद हमारे पास क्या आता है, आफ्टर डेप्रीशिएशन बिफोर टैक्स, उसके बाद माइनस किसको करेंगे, टैक्स को, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, एक्चुअल वो आफ्टर डेप्रीशिएशन आफ्टर टैक्स, उसमें प्लस कर देंगे डेप्रीशिएशन, तो बिफोर डेप्रीशिएशन आफ्टर टैक्स आ जाएगा। मैं आपको एक वीडियो में, नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा उसमें ये भी बता दूंगा कि सर आपने ये डेप्रीशिएशन को नीचे माइनस, ऊपर माइनस कर रखा है और नीचे प्लस कर रखा है, क्यों नहीं हम केवल डायरेक्ट टैक्स को ही माइनस कर दें। भाई एक बार आप माइनस कर रहे हैं, दूसरी बार आप क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, तो क्यों नहीं हम इसको केवल इसमें से टैक्स को ही माइनस कर दें। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। और अगर जिस बच्चों को समझ में आ गया कि ऐसा क्यों करते हैं, और फिर उनको मैं ये समझाऊंगा कि हमने डेप्रीशिएशन को ऊपर माइनस और नीचे ऐड क्यों किया है, इसको भी अपन नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल आराम से समझेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है सभी को, क्लियर है। अब इसके अंदर, इसके बाद की जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें अपन इसकी कैलकुलेशंस के बारे में बात करेंगे। चलो, थैंक यू।